कॉट को ऑन कर देते हैं ताकि सबके पास मिल जाए। हम आए थे ये अली जिह्वा, उपाली जिह्वा, स्वर यंत्र, साउंड बॉक्स। उपाली जिह्वा तक हम लोग समझा चुके थे। ये है हमारा साउंड बॉक्स। चलिए हम पहले तो आपको वो चित्र दिखाते हैं, पिक्चर दिखा देते हैं कि जो हमारी ध्वनि यंत्र के माध्यम से मिलता है। ये हमारा ध्वनि यंत्र और ये हमारा साउंड बॉक्स, जिसे हमारा एरो दिखाई दे रहा है बेटा आपको, एरो दिखाई दे रहा है? जी मैम। हाँ, तो ये हमारा साउंड बॉक्स है। मतलब गले में उभरा हुआ जो हिस्सा होता है संदूक की भांति दिखाई देता है, दैट्स कॉल्ड, उसे स्वर यंत्र या साउंड बॉक्स कहा जाता है। मनुष्य के गले के अंदर एक झिल्ली नुमा पर्दा होता है। तात्पर्य गले में संदूक की भांति यह अवयव होता है जो बाहर से देखने पर भी साफ उभरा हुआ नजर आता है। गले के ऊपर जो टेटुआ सा दिखाई देता है वही स्वर यंत्र है। अब देखिए, इसके पूर्व भी हमने आपको बताया था कि अमिताभ बच्चन को आप देखे होंगे, तो अमिताभ बच्चन का जो बाहर मतलब कई ऐसे ये साउंड बॉक्स एक्चुअल में देखा जाए तो नर में भी होता है, पुरुष में भी होता है और स्त्रियों में भी होता है। लेकिन स्त्रियों का यह जो हिस्सा है वो बाहर की ओर नहीं होता है, वो अंदरूनी होता है ना। तो केवल पुरुषों में यह जो हिस्सा होता है वह साफ साफ नजर आ जाता है। तो बाहर से देखने पर भी जो उभरा हुआ हिस्सा है उसे हम स्वर यंत्र कहते हैं। अंग्रेजी में जिसे साउंड बॉक्स कहा जाता है। गले के ऊपर होता है और टेटू आसा दिखाई देता है। ध्वनि निर्माण प्रक्रिया में यह बहुत ही महत्वपूर्ण अवयव के रूप में माना जाता है और इस अवयव के कारण कई ध्वनियों का निर्माण मनुष्य करता है। मतलब हम कहें कि मनुष्य बोलता है तो केवल इसी स्वर यंत्र के माध्यम से बोल सकता है। यदि हमारा स्वर यंत्र खराब हो जाता है तो आवाज ठीक ढंग से नहीं आती है, आवाज में खराबी हो जाती है, आवाज की अस्पष्टता दिखाई देती है। तो यह सब होता है साउंड बॉक्स की वजह से। अपनी इच्छा के अनुसार स्थानांतरण तथा प्रयत्न द्वारा इच्छित ध्वनियों को वो उत्पादित कर सकता है। स्वर तंत्र में जो पतली झिर्रियां होती है, उस झिर्रियों में दो पर्दे होते हैं। इन्हें स्वर रज्जु तथा स्वर तंतु भी कहा जाता है। सांस लेते मतलब जब हम लोग श्वास प्रक्रिया करते हैं उस समय में हवा इन्हीं स्वर तंत्रियों के बीच से निकलती है, कभी बड़ी सरलता से तो कभी रगड़ खाकर अथवा संघर्ष करके उसे निकलना पड़ता है। ऐसे समय में स्वर तंत्रियां कई स्थितियों को धारण करती है और मनुष्य रूप से जो 4 स्थितियां है श्वास की प्रक्रिया की, तो यह 4 स्थितियां यहाँ पर दिखाई देती हैं। इस प्रकार से देखिए, ये आपको चित्र बनाया गया है। आप जब आपके मैन्युअली लेवल पर एग्जाम होती, मैन्युअली लेवल पर यह प्रश्न पूछा ही जाता है, ध्वनि यंत्र और उसके कार्य प्रणाली को आकृति के साथ स्पष्ट कीजिए। ये आकृति आपको उस समय में निकालनी होती थी, लेकिन अब इस समय में आपकी जो एग्जाम है वह ऑनलाइन सिस्टम से होने जाती है और आपको ऑनलाइन एग्जाम गूगल फॉर्म के माध्यम से देनी है, तो आप बच गए इन सभी प्रक्रिया से। लेकिन डीप स्टडी तो आपको करनी ही करनी है, आपको वहां से छूट कुछ नहीं है। तो प्रथम श्वास प्रक्रिया में होता क्या है, देखिए, जब मनुष्य श्वास लेता है तो वो अत्यंत सामान्य प्रक्रिया होती है, पर जब ये एक दूसरे से काफी दूर होती है, मतलब जब स्वर तंत्र में अंदर जब हवा चली जाती है तो उससे रगड़ न खाकर बगैर संघर्ष से वह निकल जाती है। मतलब अत्यंत श्वास लेने की सामान्य प्रक्रिया। मनुष्य श्वास अंदर लेता है और श्वास लेकर वह बाहर छोड़ देता है। तो बाहर छोड़ते समय किसी भी प्रकार की रगड़ नहीं, मतलब जब नॉर्मल सिचुएशन जैसे आपकी,
जब आपकी सिचुएशन है तो आपकी श्वास प्रक्रिया कैसे चल रही है, तो अत्यंत नॉर्मल स्थिति से चल रही है। मतलब आपको न तो श्वास लेने में कोई समस्या आ रही है, न तो श्वास छोड़ने में आपको प्रॉब्लम आ रही है। लेकिन अब चलते आगे, जब स्वर तंत्रियां एक दूसरे से बिल्कुल मिली होती है, तब ऐसी अवस्था में श्वास की वायु को इन तंत्रियों के साथ रगड़ खाकर संघर्ष करके निकलना होता है। तब संघर्षित ध्वनियों का निर्माण होता है। जैसे अभी आप देख रहे हो कि हमारी आवाज में हमारी हम कहें कि ध्वनि यंत्र में खराबी होने के कारण, स्वर तंत्र बिगड़ जाने के कारण जो फेफड़े हैं वहां तक अंदर तो हवा जाती, लेकिन बाहर आते समय रगड़ खाते, इसलिए हमारी आवाज में कुछ रुकावट होती है, कुछ संघर्ष होता है, हमारी आवाज में कंपन होता हुआ आपको समझ में आ रहा होगा कि जब ज्यादा हम बोल पा रहे हैं तो बोलते समय कहीं ना कहीं संघर्ष हमारी स्वर यंत्र को करना पड़ता है ना। मतलब ये तो साफ क्लियर है, दोनों का डिस्टेंस आप समझ रही होगी मंगला, कि एक और जब आप नॉर्मल सिचुएशन में है कि आपकी श्वास लेने की स्थिति बिल्कुल नॉर्मल है, कुछ भी समस्या आपको नहीं है, लेकिन जब हम कोविड-19 का शिकार हो चुके हैं तब से लेकर अब तक हमारी श्वास प्रक्रिया नॉर्मल स्थिति में नहीं है। हमें रगड़ खा, जब हम ज्यादा बोलते हैं अभी भी हमारी आवाज में कंपन आप महसूस कर रही होगी। तो ये जो कंपन है यह किस स्थिति में होता है, तो जब स्वर तंत्रियां एक दूसरे से बिल्कुल मिली होती है, मतलब हमारे अंदर की जो स्वर तंत्रियां है गले के भीतर की, जो उसमें डिस्टेंस, ये डिस्टेंस है, देखिए ये डिस्टेंस होना चाहिए। तो डिस्टेंस आते हुए जब स्वर तंत्र में श्वास लेता है तो श्वास लेने की प्रक्रिया यहाँ से स्टार्ट होती है और ये अंदर फेफड़ों तक चली जाती है, तो इसमें डिस्टेंस है, आप देख रही हो कि ये डिस्टेंस हमारा हो जाता है। लेकिन जब दोनों जुड़ जाते हैं तो श्वास लेने में प्रॉब्लम क्रिएट होती है, बाहर छोड़ने में प्रॉब्लम क्रिएट होती है, रगड़ खाती है हवा, संघर्ष होता है, और इसलिए संघर्षित ध्वनियों का निर्माण वहां पर होता है। अब प्रश्वास की स्थिति, स्वर तंत्रियों की झिल्ली एक दूसरे से काफी करीब होती है। देखिए आप, इस अवस्था में ध्वनि को श्वास उच्छ्वास की हवा के साथ घर्षण की स्थिति का सामना करना पड़ता है, परंतु यह घर्षण दूसरी अवस्था के मुकाबले में अपेक्षाकृत कम रहता है। जो स्थिति दूसरे में होता है वह स्थिति तीसरे में नहीं होती है, क्योंकि इसमें छोटी सी जगह हमें दिखाई दे रही है जो यहाँ पर है। इस स्थिति में वह रगड़ खाकर ही क्यों न हो, लेकिन यह आ जाती है। लेकिन तीसरी, अब चौथी, तीसरी स्थिति, पहली दूसरी और तीसरी आप क्लियर हो गई बेटा? जी मैम। कोई समस्या है आपको? नहीं। आगे बढ़े हम। जी मैम। हाँ, अब देखिए बहुत ही निकट आने की स्थिति, चौथी अवस्था में जब स्वर तंत्रियां एक दूसरे से बिल्कुल मिल जाती है, परंतु श्वास की तथा प्रश्वास की हवा का वेग इतना काफी होता है कि अंदर गई हुई हवा झिल्लियों में से किसी तरह जगह बनाकर बाहर निकल जाती है। जो कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी किसी भी प्रकार का व्यक्ति हो, उसके शरीर में जब बाहर की आवाज आती है, मतलब ऑक्सीजन को वो ग्रहण करता है, तो वो बाहर निकालता ही, चाहे वह नासिका विवर के माध्यम से हो, चाहे वह मुंह के माध्यम से हो। तो जब वह अपनी श्वास और प्रश्वास की हवा का वेग बढ़ा देता है, मतलब जब अपन चलते समय में भी हम लोग बड़ी तेजी से चलते हैं, अब हम बोल रहे हैं तो हम तेजी से बोल रहे हैं, और श्वास प्रश्वास की प्रक्रिया भी हमारी चल रही है। ये तो स्पॉन्टेनियस है, ऑटोमेटिकली होता है, मतलब अनायास ही हो जाता है, उसके लिए हम लोगों को कोई प्रयास नहीं करना पड़ता है। मतलब श्वास लेना है, बाहर छोड़ना है, ये कार्य हमारा निरंतर चलता है, लेकिन करते समय हम लोगों को ये फील नहीं होता है, महसूस हम कर पाते, लेकिन उसे शब्दों में अभिव्यक्त नहीं कर पाएंगे। तो जब स्वर तंत्रियां एक दूसरे से मिल जाते, लेकिन श्वास की और प्रश्वास की हवा का वेग इतना काफी होता है कि वह अंदर गई हुई हवा झिल्लियों में से किसी तरह जगह बना लेती है और वह बाहर निकल आते हैं, क्योंकि अंदर हमारा ऑक्सीजन जाता है।
और उस ऑक्सीजन को ये पता है आपको कि ऑक्सीजन की जो लेवल है वो अच्छी होनी चाहिए। जैसे कोविड-19 में ऑक्सीजन कम हो जाता है, और जब ऑक्सीजन लेवल कम हो जाती है मतलब हम श्वास और प्रश्वास की हमारी जो स्थिति वो खराब हो जाती है। अब जब यहाँ पर खराब हो जाती है तो यहाँ होने वाली जो स्वर तंत्रिया है वो उसमें से ये जो हवा है, ये हवा बाहर निकलना तो चाहती है लेकिन निकल नहीं पाती, जिस कारण ऑक्सीजन लेवल हमारा कम हो जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड हमारे शरीर में ज्यादा बढ़ जाता है। ये स्थिति है हमारे कोविड-19 की। तो लेकिन फिर भी मनुष्य के शरीर में अंदर गई हुई प्रश्वास की जो हवा है उसे कहीं ना कहीं झिल्लियों से बाहर निकलने का वह प्रयास करती है। तो ये छोटी सी जगह उसने बना ली और उससे वह झिल्लियां बनाकर बाहर निकलने का प्रयास करती। तो यह है हमारे साउंड बॉक्स की स्थिति। स्वर यंत्र की स्थिति, जो स्वर यंत्र है हमारा पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, इन 4 स्थितियों में वो बढ़ चुका है। चारों स्थितियां आपके सामने हमने रखी, शायद आप उसे समझ पाए होंगे। क्लियर हो गया बेटा? आगे बढ़े हम। जी मैम। हाँ, जो नहीं जुड़े हैं उनकी चिंता आप बिल्कुल मत कीजिए, उनके पास से रिकॉर्ड वीडियो जब रिकॉर्ड हो जाएगा तब उनके पास से चला जाएगा, डोंट वरी। तो अब हम उनके लिए नहीं रुकेंगे क्योंकि ये चैप्टर बड़ा है और बड़ा होने के नाते ये सारी चीजें आप लोगों तक पहुंचानी मस्ट है, क्योंकि बहुत दिनों से ये शायद पूरे महीने भर से चल रहा है ये टॉपिक, तो इसे खत्म करके दूसरे टॉपिक पर भी हमें जाना होगा। तो ये स्वर यंत्र स्वर साउंड बॉक्स हमारा हो चुका है। अब हम आगे बढ़ते हैं स्वर तंत्र की ओर। जो स्वर तंत्र है उस वो झिल्ली के पास एक तंत्री होता है और तंत्री का अर्थ होता है तार। मौन की स्थिति में यह तंत्रियां खुली रहती है पर उच्चारण प्रक्रिया में इनसे कंपन होता है। अघोष ध्वनियां, अब आपको पता चलेगा बाद में कि ये अघोष ध्वनियां क्या है, संघर्षी ध्वनियां क्या है जिसमें संघर्ष हम लोगों को करना पड़ता है, घोष ध्वनियां क्या है। तो ये सारी चीजें आपको बाद में पता चल जाएगी जब हम ध्वनियों के पास जाएंगे। तो अघोष ध्वनियों में ये खुली रहती है पर घोष ध्वनियों में एक दूसरे से वो चिपक जाती है, जिससे प्राणवायु मतलब ऑक्सीजन घर्षण के साथ बहिर्गत होता है। अभी अभी आपको समझा दिया कि हमारे शरीर की स्थिति क्या थी, क्या होनी चाहिए और क्या हम करते हैं। तो यहाँ इन चारों स्थितियों के पश्चात जो प्राणवायु है, यह प्राणवायु हमारे शरीर में जब चला जाता है तो प्राणवायु के जाने के साथ साथ हम संघर्ष की स्थिति को महसूस करते हैं, और जब ये ऑक्सीजन लेवल कम हो जाती है तो कोविड-19 का शिकार हम लोगों को होना पड़ता है। स्वर यंत्र मुख, अब देखिए ये कहाँ पर होता है, तो श्वास नलिका और भोजन नलिका ये जब समांतर होती है, भोजन नलिका के निकट श्वास नली के पास यह आवरण होता है जिससे भोजन का कोई कण श्वास नलिका में न पहुंच जाए। अब देखिए हमने इसके पूर्व भी आपको समझाया था कि जब हिचकियां आती है, जल्दी जल्दी खाना खाते हैं, तो जब खाना खाते हैं तो ये भोजन नलिका में हमारा अन्न न जाते हुए श्वास नलिका में फंस जाता है, और जब श्वास नलिका में किसी अन्न का एक हम कहे कि कण फंस जाता है तो हमें हिचकियां आनी शुरू हो जाती है, जोर जोर से खांसी आनी शुरू हो जाती है। तो व्हाई, व्हाट इज द रीजन? तो यही है कि यह भोजन नलिका में न जाते हुए श्वास नलिका में वह पहुंच जाता है। तो इसका कारण यह है कि स्वर यंत्र मुख हमारा जो है एक आवरण के समान होता है, मतलब श्वास नली एक और है और दूसरी भोजन नलिका है ना। हम आपको यहाँ आकृति के जरिए समझाने का प्रयास करते ताकि आप उसे बहुत अच्छे से समझ जाए। देखिए यहाँ से नासिका व्यवस्था निकली हुई है ना, और ये दोनों यहाँ और यहाँ, तो इन दोनों के बीच में यहाँ पर होता है। तो यहाँ से हमारी श्वास नलिका और साथ ही में भोजन नलिका होती है। ये जो दो है ये दो पेट में चली जाती है हमारे, और यहाँ से हवा और यहाँ से हमारा खाना। जब हम खाना खाते हैं तो खाना खाते समय ये सारी चीजों को हमें ध्यान में रखना है कि हम हड़बड़ी में न खाएं,
धीमे धीमे खाएं, और इसीलिए 32 बार खाना खाने की बात हमारे पुरुषों ने हमें बताई थी, लेकिन हम भूल गए उन सभी चीजों को। तो ये जो तंत्री मतलब ये जो मुख है, स्वर यंत्र मुख, यह आवरण होता है कि कहीं हमारा भोजन श्वास नलिका में न पहुंच जाए। और यही से जिन ध्वनियों का उच्चारण होता है, मतलब जीवा और उच्चारण स्थानों का कोई योग नहीं होता है। आ, हो, यह उच्चारण स्वर यंत्र मुख से होता है। सवाल आपको यहाँ पर पूछा जा सकता है कि आ और ह का उच्चारण किस अवयव से होता है? तो स्वर यंत्र मुख से उसका उन ध्वनियों का निर्माण होता है। सवाल आपको ऐसा भी पूछा जा सकता है कि स्वर यंत्र मुख के कारण उत्पन्न होने वाली ध्वनियां हैं, फिर उसमें आ और ह, अ और आ इस प्रकार से पर्याय दिए जाएंगे, तो आपको पर्याय के रूप में इन्हें चुनना होगा। क्लियर हो गए? ऐसे एग्जाम आपको देनी है, जैसे संत साहित्य में आप हर संत की परीक्षा दे रहे हो, हर संत के 10 प्रश्न बना रहे, दिए क्या आपने? जी मैम, दी। दोनों ने टेस्ट दे दी। कोमल, आपने भी टेस्ट दे दी बेटा? जी मैम। गुड गुड। तो ऐसी टेस्ट आपको यहाँ पर भी देनी है जब ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। पहले टॉपिक पर शायद आप लोगों ने टेस्ट दी है, तो दूसरे टॉपिक पर भी टेस्ट आपको इसी प्रकार से बनाकर देंगे। इस टॉपिक पर ज्यादा प्रश्न होंगे, इस टॉपिक पर ज्यादा प्रश्नावली होगी, ज्यादा टेस्ट आपको देनी होगी। इसीलिए देनी होगी क्योंकि इस टॉपिक पर सबसे ज्यादा प्रश्न निकलने वाले हैं और आपको पूछे भी जाने वाले। तो सवाल आपको इस प्रकार से पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते, यहाँ तक क्लियर हो गया हो तो आपकी आज्ञा हो आगे बढ़े हम। जी मैम। ओके बेटा, स्वनों का वर्गीकरण। अब देखिए कि उच्चारणात्मक भाषा विज्ञान या स्वन विज्ञान में स्वनों का वर्गीकरण 2 रूपों में किया जाता है, एक स्वर और दूसरा व्यंजन। क्या स्वर और व्यंजन की परिभाषा आप लोगों को याद आ रही है, जो आपको फर्स्ट सेमेस्टर में आपको बताई गई थी? आ रही है तो बता दीजिएगा। नहीं मैम। नहीं याद आ रही है, ठीक है, कोई बात नहीं। स्वर हम बेटा हम उन्हें कहते हैं जिसके उच्चारण में सरलता से उच्चारित हो, बिना किसी ध्वनियों की सहायता से उच्चारित हो, दैट्स कॉल्ड स्वर। और व्यंजन बिना सहायता के न उच्चारित हो, जहां पर दूसरे किसी ध्वनियों की सहायता से उत्पन्न होते हैं, उन्हें व्यंजन कहते हैं। आगे आएगी उनकी परिभाषा, बाद में देखेंगे। यह वर्गीकरण उच्चारण स्थान और उच्चारण प्रयत्न के आधार पर किया जाता है। स्वर और व्यंजनों का वर्गीकरण प्राचीन चिंतकों ने किया। महर्षि पतंजलि ने लिखा है, स्वयं राजन्ते स्वरहा, मतलब जो स्वयं अपने आप से निर्मित होते हैं उन्हें स्वर कहा जाता है। अन्वम भवति अंजनम, अर्थात जिसका उच्चारण बिना किसी की सहायता के हो वह स्वर, और जिनका उच्चारण स्वर के सहयोग से हो वो व्यंजन। मतलब जो बिना किसी की सहायता से जीते हैं वो स्वर कहलाते हैं, और ऐसे स्वर की सहायता से जिनका उच्चारण होता है वो व्यंजन कहलाते हैं। जैसे क, तो क का उच्चारण करते समय क में अ मिलाया तब जाके क का उच्चारण हुआ, लेकिन अ का उच्चारण करते समय अ सीधे बोल दिया हमने, उसमें किसी चीज की आवश्यकता नहीं पड़ी। इस प्रकार से स्वर और व्यंजन। आधुनिक भाषा वैज्ञानिकों ने व्यंजनों का उल्लेख जरूर किया जिनका उच्चारण बिना स्वरों के सहयोग से होता है। व्यंजनांत शब्द इसी कोटि में आते हैं, जैसे आप राम आदि। आधुनिक भाषा वैज्ञानिकों ने स्वर और व्यंजन को इस प्रकार परिभाषित किया। अब देखिए उन्होंने क्या कहा, जैसे हमने आपको बताया कि स्वर माने किसी स्वयं राजन्ते स्वरः, यह महर्षि पतंजलि मतलब प्राचीन चिंतकों ने कहा, साथ में आधुनिक चिंतकों की भी बात हमने कही। तो जिनके उच्चारण में वायु अबाध गति से मुख विवर से निकल जाती है उसे स्वर कहते हैं, मतलब इसमें कोई संघर्ष नहीं होता है, इसमें किसी भी प्रकार का अवरोध उत्पन्न नहीं होता है।
लेकिन यहाँ पर अवरोध उत्पन्न होता है, यहाँ पर संघर्ष होता है, यहाँ पर अवरुद्ध होने की बात की जाती है। तो व्यंजन उसे कहते हैं कि जिसके उच्चारण में वायु मुख विवर से निर्मात गति से निकल नहीं पाती, मतलब यहाँ पर हमें संघर्ष करना पड़ता है। जो संघर्ष हमने देखा यहाँ की स्थिति को, है ना, मतलब यहाँ कोई संघर्ष नहीं है, यहाँ पर सीधे हवा अंदर लेते हैं तो यह अंदर गई हुई वायु को अपन बाहर निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर संघर्ष की स्थिति है, अंदर भी जाने के लिए उसे प्रॉब्लम है और बाहर भी निकलने के लिए प्रॉब्लम है। दैट्स कॉल्ड रगड़ खाकर। तो ये व्यंजनों का कार्य। क्लियर हो रहे हो आप? तो इस प्रकार से, तो इस प्रकार हम स्वर और व्यंजन के अंतर को यदि स्पष्ट करते हैं तो स्वर और व्यंजन माने क्या, तो ध्वनि की सहायता नहीं, स्वर ध्वनियों के उच्चारण में किसी अन्य ध्वनि की सहायता नहीं ली जाती। आपको अभी भी बताया हमने कि स्वर मतलब वो जो खुद की सहायता से, स्वयं की सहायता से तैयार होते हैं, और वायु मुख विवर में बिना अवरोध के बाहर निकल जाती है, मतलब उसमें कोई रगड़ नहीं है, उसमें किसी की सहायता नहीं है, वो खुद अपने आप निकल सकती है। लेकिन व्यंजनों का वैसा नहीं होता। व्यंजन ध्वनियों के उच्चारण में स्वरों की सहायता उसे लेनी पड़ती है, और व्यंजन ध्वनि वह कहलाते जिसके उच्चारण में भीतर से आने वाली वायु मुख विवर में कहीं न कहीं किसी न किसी रूप से बाधित होती है, मतलब उसे बाधा पहुंचती है, तुरंत वह बाहर नहीं निकलती है, और कंपन होता है जब वह व्यक्ति बोलता है, श्वास नलिका में अंदर गई हुई वायु को बाहर निकलने में जब समस्या क्रिएट होती है, तो ये सारी जो प्रॉब्लम है यह व्यंजनों के कारण होता है। अंदर गई हुई वायु को बाहर निकलने में समस्या आती है, दैट्स कॉल्ड स्वर, और इसे हम व्यंजन के रूप में आत्मसात करते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया हो? आगे बढ़े हम। जी मैम। हाँ, अब देखिए ये स्वर है और व्यंजन है, इस प्रकार से हमने उसे अभिव्यक्त किया है कि स्वरों का उच्चारण अकेले हो सकता है, मतलब वो अपने आप में स्वर को उच्चारित कर सकता है। व्यंजनों में कुछ अपवादों को छोड़कर ऐसा नहीं हो सकता। सभी स्वरों का उच्चारण देर तक हो सकता है, सभी व्यंजनों को छोड़कर ये संभव ही नहीं है। ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस दोनों का आपको मैन्युअली होता तो आपको पूछा जाता कि स्वर और व्यंजनों के अंतर को स्पष्ट कीजिए, तो ये प्रश्न आपको उस समय में बहुत ज्यादा रूप में पूछा जाता। लेकिन ऐसा हो सकता है कि स्वरों का उच्चारण कैसे होता है, फिर स्वयं व्यंजनों की सहायता से, या अन्य किसी की सहायता से, या मनुष्य दूसरे किसी सहायता से, तो ये आपका होना चाहिए कि स्वरों का उच्चारण स्वयं होता है, क्योंकि अभी परिभाषा बताई आपको कि स्वयं राजन्ते स्वरहा, स्वर अपने आप में उत्पन्न होते हैं। यह परिभाषा किसने बताई? तो यह परिभाषा महर्षि पतंजलि ने बताई। ऐसे सवाल आपको पूछे जाएंगे बेटा, और कोई सवाल नहीं होंगे। क्लियर हो गए? तो ऐसे सवालों के साथ आपको तैयार होना है, रहना है। अवंती भवती अंजनहा, यह परिभाषा किसने बताई? यह ऐसा भी हो सकता है स्वयं राजन्ते स्वरहा अन्वम भवती अंजनम, तो यह परिभाषा किसने बताई? तो महर्षि पतंजलि ने बताई। स्वयं राजन्ते स्वरहा मतलब स्वर कैसे होते हैं, स्वर का निर्माण कैसे होता है, तो वह स्वयं होता है। अन्वम भवती अंजना मतलब स्वरों की सहायता से जो उत्पन्न होता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे व्यंजन। ऐसे सवाल आपको पूछे जाएंगे। अब यहाँ पर क्लियर हो गए? तो सभी स्वर हम आए थे। हाँ, अधिकांश स्वरों के उच्चारण में वायु बिना अवरोध के निकलती, यहाँ पर कोई अवरोध नहीं होता है। लेकिन जब हम अवरोध की बात करते हैं तो अधिकांश व्यंजनों में ऐसा नहीं होता, मतलब यहाँ पर जब वायु जो है वह बिना अवरोध के निकल ही नहीं सकती, यहाँ पर अवरोध उत्पन्न होता है। कैसे होता है हम देख चुके हैं, अंदर गई हुई वायु को हम बाहर नहीं निकाल सकते हैं। और सभी स्वर अक्षरिक होते हैं, सभी व्यंजन अनाक्षरिक होते हैं। सभी स्वर मुखर होते हैं, व्यंजनों में मुखरता कम होती है, मतलब ये बिना सहायता के लिए जा सकते हैं, इसमें किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होती। लेकिन समस्या यहाँ पर होती है, बिना किसी की सहायता के व्यंजनों को उत्पादित हम नहीं कर सकते। स्वर की यदि बात करें, वर्णों का विभाजन देखिए कितना सुंदर और सुगठित रूप से आपके सामने किया हुआ है। ये है सब, ये स्वर है। स्वर हमारे 11 होते हैं,
अ आ ई उ रू ए ओ औ। ये देवनागरी लिपि में कितने वर्ण होते हैं, यह प्रश्न आपको पूछा जाता है। ये अनुस्वार है, विसर्ग है। अब व्यंजनों की बात करते हैं तो व्यंजन कितने होते हैं। देखिए ये सारी चीजें आपके सामने है। अब आप इसकी स्टडी बना के रखिएगा। कंठ ध्वनि कौन सी है, तो तुरंत आपके पास आएगी क। क ख ग घ ज, 5 ध्वनियां आपकी हैं। तो आपको याद क्या करना होगा, व्यंजन ध्वनियों के रूप में क च ट त प। क च ट त प मतलब ये व्यंजन ध्वनियां हैं। और फिर ये जो है अंतस्थ, जिसे अपन यर लव कह सकते हैं, ऊष्म ध्वनियां है। श श स ह, मतलब देखिए बोलते समय हमारे शरीर में, हमारे मुख विवर में बहुत ज्यादा हमें संघर्ष करना पड़ता है। हमें उष्मा उष्मा जो है, मतलब हम जिसे कहे कि ऊर्जा हमें धारण करना पड़ता है, तब जाके। संयुक्त व्यंजन हम किसे कहे, क्ष, मतलब दो को मिलाकर, त्र, त में र बिनाया, ज्ञ और श्र। इस प्रकार से काउंटिंग करते जाइएगा। 5 और 5 10, फिर से 5 15, फिर से 5। आवाज आपकी, काउंटिंग कर सकते हो ना। जी मैम। हाँ, कोमल, मंगला, बताते जाइए कितने हैं व्यंजन। फिर देखिए यहाँ पर तो हमने रख दिए 11 स्वर है, फिर अनुस्वार एक डाल दिया, विसर्ग एक डाल दिया। ये बहुत अच्छा चार्ट है, इस चार्ट को संभाल कर रखिएगा, हो सके तो लिखिएगा, क्योंकि आपको इसी बात पर प्रश्न पूछा जाएगा कि क ख ग घ ड यह कौन सी ध्वनियां है। तुरंत आपके पास होना चाहिए कि यह कंठ ध्वनियां है। च छ ज झ त्र यह कौन सी ध्वनियां है, तो यह तालव्य ध्वनियां है। ट ठ ड ढ न यह कौन सी ध्वनियां है, तो मूर्धन्य ध्वनियां हैं। सवाल आपको ऐसा भी पूछा जा सकता है कि 5 ध्वनियां कौन सी कौन से व्यंजन में होती है, तो 5 ध्वनियां होती है। फिर पर्याय के रूप में दिए जाएंगे कंठ ध्वनि, तालव्य ध्वनि, अंतस्थ ध्वनिया और मूर्धन्य ध्वनिया। तो आपको याद दिला दो कि मूर्धन्य ध्वनिया में ट ठ ड ढ न 5 ध्वनियों का उच्चारण किया जाता है। दंत ध्वनिया है त थ द ध